Hi guys, now today we will start NCERT Maths क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.4। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और साथ में हमने ये भी देखा था कि रियल नंबर्स को इंटरवल में हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि सेट पर कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन की बात करें तो हमने पिछली क्लास में नंबर्स पर कई टाइप के ऑपरेशन अप्लाई किए थे, जैसे कि हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये सारे ऑपरेशन हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। तो इन ऑपरेशंस को हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते थे। सबसे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में सीखा, मतलब इसके लॉस भी देखे थे कि ये किस टाइप से हम अप्लाई करते हैं। जैसे हमने एडिशन में देखा था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इस टाइप से सारे ऑपरेशंस हम कुछ लॉ के अकॉर्डिंग यूज़ करते थे। जैसे दो नंबर का एडिशन करना होता था हमें, तो हम इसको या तो इस टाइप से प्लस करें या फिर इस टाइप से प्लस करें, उन दोनों का आंसर सेम ही होगा। इसको हम बोलते थे कम्यूटेटिव लॉ, कि हम एक नंबर को आगे पीछे भी लिख सकते थे। इसके बाद हमने एक एसोसिएटिव लॉ भी देखा था, उसमें हम क्या करते थे, जैसे 2 + 3 + 4 है, तो इसको हम या तो इन दो को पहले प्लस कर लें या फिर 2 और 3 को पहले प्लस कर लें, तो भी आंसर क्या होता था, सेम होता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम इनको प्लस करते हैं 3 और 2 क्या होगा 5, और यहाँ पर 3 और 2 क्या होगा 5, इसको हम बोलते थे कम्यूटेटिव। और अगर हम इस टाइप से प्लस करें 4 और 3 क्या हो गया 7, और इसमें 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसी टाइप से अगर हम 3 और 2 को पहले प्लस कर लें तो ये हो जाएगा 5 + 4, वो भी क्या होगा 9 ही होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया हुआ है, एक कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव, जो कि दोनों एडिशन पे अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर मैंने 2 - 3 लिखा तो वो 3 - 2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। इसी टाइप से अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मैं सब्ट्रैक्शन में लगाऊंगा तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसी टाइप से सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस है और उनके प्रॉपर्टीज है, तो अब हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। सेट्स में हम 3 टाइप के ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन और एक होता है डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन की, कि यूनियन क्या होता है। तो अगर यूनियन की बात की जाए, इसका अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है, एकता, ठीक है, मतलब कि जुड़ाव। जैसे कि सारे लोग मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, सब जुड़ते हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं यूनियन। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम होगा। सेट्स में क्या होगा कि अगर 2 सेट मिलकर एक सेट बनाएंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेट को मिलाकर हम एक सेट बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे यूनियन, ठीक है। सिंपल से मीनिंग है इसका कि हम यहाँ पर सारे सेट को मिलाकर उसका एक सेट बनाएंगे और इसको हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, इस टाइप से। क्या आपको याद भी रहेगा आसानी से कि यू दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यूनियन। एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 और 5, और एक सेट ले लिया मैंने बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 2 4 6 8, ठीक है। अब अगर हम ए और बी इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या निकलेगा, ए यूनियन बी, इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। क्या क्या एलिमेंट है, ए के 1 2 3 4 और 5, और अब हमको बी के एलिमेंट भी लिखना है यहाँ पर। लेकिन हमने सेट में 2 चीज़ें देखी थी कि जो भी एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होता है, और एक चीज़ हमने ये देखी थी कि ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता है। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 2 है वो एक बार आ चुका है इस सेट में, तो अब यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ठीक है। 4 भी नहीं आएगा क्योंकि एक बार यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, सीधे 6 और क्या आएगा 8। तो ये हो गया ए यूनियन बी, जहाँ पर ए के एलिमेंट भी है और बी के एलिमेंट भी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर या तो ए के एलिमेंट होंगे या फिर बी के एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट भी हो गए और बी के सारे एलिमेंट भी हो गए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बी के 2 एलिमेंट हमने छोड़ दिए क्योंकि वो रिपीट हो गए। तो हम ए यूनियन बी को इस टाइप से बोल सकते हैं कि एक ऐसा सेट है
जिसमें या तो ए के एलिमेंट है या बी के एलिमेंट है, और आपको पता है यहाँ पर या को हम इंग्लिश में और से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं जिससे आपको समझ पड़ जाएगा मैंने यहाँ पर और का यूज़ क्यों किया है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं यूनियन की। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी is the set of all those element, is the set of all those elements which are either in A और in B, या तो वो A में होंगे या B में होंगे, which are either in A और in B, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। एक ऐसा सेट है यूनियन सेट जिसमें या तो ए के एलिमेंट होंगे या बी के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस टाइप से डिफाइन करेंगे कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है, तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, या तो ए के एलिमेंट को बिलोंग करेगा एक्स या फिर बी के एलिमेंट को बिलोंग करेगा। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, एक्स बिलोंग करता है या तो ए के एलिमेंट को और एक्स बिलोंग करता है या तो बी के एलिमेंट को। तो हम इसको इस टाइप से डिफाइन करते हैं मैथ्स में। यहाँ पर आपको मेन यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम और का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होता तो हम यहाँ पर एंड का यूज़ करते हैं। अभी वो आएगा इंटरसेक्शन तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर और का यूज़ क्यों किया है कि जो यहाँ पर एलिमेंट आ रहे हैं या तो वो ए में होंगे या फिर वो बी में होंगे। अभी हमने एग्जाम्पल में देख भी लिया है, ठीक है ना। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की प्रॉपर्टी देखी थी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, इस टाइप से। तो हम यहाँ पर ये यूनियन की प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हम इसको किस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि कम्यूटेटिव को ये फॉलो करता है या नहीं करता है। तो अभी हमने क्या निकाला था, यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड किया था। एक बार और एग्जाम्पल लेके आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए 1 2 3 4 और 5, देन बी मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया 2 4 6 और 8, ठीक है। और जब हम इसका A यूनियन B फाइंड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 8, ठीक है। ये अभी हम ऊपर देख चुके हैं। देन अगर यहीं पर हमको B यूनियन A फाइंड करना होता, ठीक है, इस बार मैंने B को आगे लिखा है। तो सबसे पहले B के एलिमेंट मुझे लिखना पड़ेंगे। B में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। अब A के एलिमेंट लिखना पड़ेंगे। तो A का सबसे पहला एलिमेंट हो गया 1, फिर आया 2, लेकिन 2 यहाँ पर आ चुका है तो हम क्या लिखेंगे 3, ठीक है। 4 भी आ चुका है तो अब हम लिखेंगे 5। नाउ तो आप देख रहे हैं A यूनियन B और B यूनियन A दोनों सेट यहाँ पर सेम है, बस एलिमेंट आगे पीछे है। तो ये हम देख चुके हैं कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसका मतलब A यूनियन B B यूनियन A के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों में सेम एलिमेंट है और बराबर एलिमेंट है। तो इसका मतलब A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देन अब सेकंड देखते हैं हम। सेकंड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस टाइप से हम अप्लाई करते थे, जैसे हमारे पास 3 नंबर्स है 3 + 2 + 5, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इन दोनों को पहले प्लस कर लिया और इन दोनों को बाद में कर लिया, ठीक है, तो भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। 3 और 2 क्या होगा, 5 + 5, और फिर दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10। और यहाँ पर 3 को ऐसा ही रहने दिया, 5 और 2 कितना होगा 7, और 7 और 3 क्या हो गया 10। तो नंबर्स पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस टाइप से अप्लाई करते थे। सेम टू सेम यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे यहाँ पर प्लस लगा हुआ है एडिशन का, यहाँ पर सेट में क्या हो जाएगा, यूनियन लग जाएगा। A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। पहले हमने A और B को साथ में ले लिया, तो यहाँ पर हम B और C को साथ में ले लेंगे। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर से एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर इसका।
इस बार मैं एग्जाम्पल के लिए छोटे छोटे सेट ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, वो हो गया 1 2 और 3। एक सेट ले लिया मैंने बी, ये हो गया 2 और 4। और एक सेट ले लिया मैंने सी, इसमें ले लेता हूँ मैं 3 4 और 5, ठीक है। नाउ ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हमें ए और बी का यूनियन लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 2 और 3। देन उसका यूनियन करना है बी के साथ। अब बी में यहाँ पर 2 है जो पहले आ चुका है, तो हम 2 को दोबारा नहीं लेंगे, यहाँ पर आएगा 4। ये हो गया ए यूनियन बी। अब इस पूरे का यूनियन हमको किसके साथ करना है, सी के साथ। तो यहाँ हमने यूनियन का साइन लगा दिया और सी को लिख दिया यहाँ पर 3 4 और 5। देन अब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे, क्या आएगा 1 2 3 4। देन यहाँ पर 3 और 4 ऑलरेडी आ चुके हैं पहले, तो अब हम नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पर आएगा 5। नाउ तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। देन अब हम राइट हैंड साइड वाला फाइंड करते हैं कि क्या इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, डायरेक्ट क्या दिया है 1 2 3, 1 2 और 3। इसका हमको यूनियन करना है किसके साथ, बी और सी के साथ। तो बी और सी का मैं यूनियन डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। बी में कौन सा एलिमेंट है 2 और 4, और सी में कौन कौन सा एलिमेंट है 3 4 और 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, देन 4 एक बार आ चुका है इसमें, यहाँ पर डायरेक्ट क्या आएगा 5। नाउ तो यहाँ पर बी यूनियन सी मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब हमको यूनियन करना है ए और बी यूनियन सी का। तो ये हो जाएगा 1 2 3। देन इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा सीधे 4। देन 3 भी यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। नाउ तो आप देख रहे हैं कि जब हमने ए यूनियन बी को पहले लिया और सी को बाद में लिया, तब भी हमें यही आंसर मिला। और जब हमने ए को अलग से लिया और बी यूनियन सी को साथ में लिया, तब भी हमें यही आंसर मिल रहा है। इसका मतलब जो यूनियन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देन इसके बाद होता है लॉ ऑफ फाई या एम्प्टी सेट, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं लॉ ऑफ फाई। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए 1 2 3, ठीक है, और एक सेट ले लिया मैंने एम्प्टी सेट मतलब फाई। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा। अब आपको तो पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो हमको फिर से वही सेट मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं पाई को एम्प्टी सेट। तो इसमें क्या करते हैं कि दो सेट के एलिमेंट को हम जोड़ते हैं। अब आपको पता है यहाँ तो एक भी एलिमेंट है ही नहीं, तो वही सेट यहाँ पर फिर से आ जाएगा 1 2 3। इससे हमको एक बात क्या सीखने को मिल रही है कि किसी भी सेट का हम नल सेट के साथ या एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो वो हमको आंसर वही सेट मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको फिर से ए ही मिल गया है। तो ए यूनियन फाई क्या होगा, हमेशा ए ही होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सेट आप लिखेंगे उसका आंसर आपको यहीं पे यही मिलेगा, ठीक है। नाउ इसी टाइप से एक लॉ और है, जैसे अभी हमने लॉ ऑफ फाई देखा था, इसी के अंदर लॉ ऑफ यूनिवर्सल भी है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसमें क्या करेंगे कि कोई भी जो सेट दिया होगा उसका अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया ए 1 2 3, ठीक है। देन एक सेट यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं हम, ऐसा बड़ा सेट जिसके अंदर उसके सबसेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते थे यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। देन अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन करें, ए यूनियन, देखिए मैंने यहाँ पर यू अलग अलग लिखा है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं ताकि ये दोनों मिक्स ना हो जाए।
देन जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें कौन सा सेट मिलेगा, हमें हमेशा यही सेट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ए तो इसका सबसेट ही हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, तो हमेशा हमको यही सेट मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, नाउ तो इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ हम यूनियन करेंगे तो हमको हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर इस टाइप से लिखेंगे हम, यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो यूनियन सेट ही मिलेगा। ठीक है, नाउ जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि किसी भी सेट को अगर हम पाई के साथ करते हैं तो हमको ये सेट ही मिल जाता है यहाँ पर वापस। इसी टाइप से किसी भी सेट का हम यूनिवर्सल के साथ यूनियन करते हैं तो हमको हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी। अगर आप भूल भी जाए तो आप एग्जाम्पल लेके यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, देन एक होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, जो कि सबसे लास्ट है यहाँ पर, फोर्थ वाला। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ, इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी सेट का उसी सेट के साथ उसका यूनियन करें तो हमको हमेशा आंसर में वही सेट मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप ही समझ सकते हैं। अगर मैंने एक सेट ले लिया A 1 2 और 3, अब अगर मैं इसका यूनियन इसके साथ ही कर दूं, मतलब कि A यूनियन A, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं कि दो सेट्स के एलिमेंट को जोड़ते हैं, और आपको पता है यहाँ पर दोनों सेट सेम ही है, तो इसका मतलब हमको जो मिलेगा सेट वो वापस यही मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब किसी भी सेट को उसके सेट के साथ ही यूनियन करेंगे तो हमको हमेशा वही सेट मिलेगा। ठीक है, A यूनियन A इक्वल टू क्या हो गया A। ये चार लॉस थे जो हमने यहाँ पर देख लिए। देन अब इन्हीं लॉ को हम इंटरसेक्शन में अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर यूनियन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए ना। तो अगर एक्सरसाइज 1.4 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 चारों क्वेश्चन इस पर बेस्ड है यूनियन पर। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली तरीके से यूनियन का मतलब समझ में आ जाए। नो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ़ A इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट दिया हुआ है, देन B भी यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, C और D भी यहाँ पर एक सेट दिए हुए हैं। ठीक है, और हमको फाइंड करना है 1 से लेकर 7 तक हमको यहाँ पर यूनियन के ऑपरेशंस दे रखे हैं। ठीक है ना, सबसे पहला क्या दिया हुआ है A यूनियन B, तो फर्स्ट वाला हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं A यूनियन B ना। तो सबसे पहले A यूनियन B में हम क्या करेंगे कि A के एलिमेंट लिख लेंगे और फिर B के एलिमेंट को उसके साथ में यूनियन करेंगे। तो A के एलिमेंट क्या क्या होगा 1 2 3 और 4, और B के एलिमेंट क्या होगा 3 4 5 6। तो 3 और 4 तो हम एक बार लिख चुके हैं, तो 3 4 अब दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 और 6। नाउ फर्स्ट वाला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन सेकंड देखते हैं A यूनियन C, A यूनियन C। नाउ सबसे पहले A के एलिमेंट हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1 2 3 4। देन C में कौन कौन सा एलिमेंट है 5 6 7 8। अब आप देख रहे हैं A के एलिमेंट और C के एलिमेंट कुछ भी मैच नहीं हो रहे आपस में, तो इसका मतलब अब हम दोनों के एलिमेंट पूरे पूरे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हो गया A यूनियन C। देन थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या दिया हुआ है B यूनियन C। सबसे पहले B के एलिमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। देन C के एलिमेंट कौन कौन से हो गए 5 6 7 8। आप देख रहे हैं 5 6 पहले हम ले चुके हैं, यहाँ पर क्या आएगा 7 और 8। ठीक है, देन इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं B यूनियन D। ठीक है ना, सबसे पहले B के एलिमेंट लिख लेते हैं क्या क्या है 3 4 5 6, और D के एलिमेंट जो कि B से बिल्कुल अलग है 7 8 9 और 10, 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हो गया B यूनियन D। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि यूनियन का यूज़ हम किस टाइप से करते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन फिफ्थ वाला देखते हैं इसका। अब यहाँ पर ऑपरेशन 3 3 के परफॉर्म किए हुए हैं, A यूनियन B यूनियन C। तो अभी हम इसकी प्रॉपर्टी तो देख ही चुके हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। तो आप चाहो तो पहले B यूनियन C भी ले सकते हो, या आप चाहो तो A यूनियन B को भी पहले सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन आपको बस यही बताना था कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता तो यहाँ पर हम बी यूनियन सी स्टेप से इसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ फिफ्थ वाला ले रहे हैं हम यहाँ पर, क्या दिया हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। नाउ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही अप्लाई कर रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी को, ठीक है। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। देन ए के एलिमेंट सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्या क्या है, 1 2 3 4। देन बी के एलिमेंट, इसके साथ यूनियन करते हैं हम। बी के एलिमेंट क्या क्या है, 3 4 5 6। तो 3 4 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर, तो अब क्या आएगा, सिर्फ 5 4 6। देन सी को भी उसके साथ यूनियन कर रहे हैं साथ में ही, तो सी के एलिमेंट का क्या होगा, 5 6 7 8। अब 5 6 हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 7 और 8, ठीक है। ये हमने क्या किया, तीनों का यूनियन एक साथ कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर सिक्स्थ वाला, ए यूनियन बी यूनियन डी। नाउ तो यहाँ पर भी सबसे पहले ए के एलिमेंट ले लेता हूँ मैं पूरे 1 2 3 4। देन बी के एलिमेंट 3 4 5 और 6 है, तो 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 5 और 6। देन डी के एलिमेंट देख लेते हैं हम क्या क्या दिए मैं, 7 8 9 और 10। नाउ तो यहाँ पर 7 8 9 10, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आया हुआ है, तो पूरे एलिमेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 8 9 और 10। नाउ तो यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन डी भी कंप्लीट हो गया है। देन लास्ट वाला देख लेते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी को, बी यूनियन सी यूनियन डी। नाउ सबसे पहले बी के एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 3 4 5 और 6। देन सी के एलिमेंट 5 6 7 और 8 है, तो यहाँ पर 5 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब क्या बचेगा, 7 और 8। देन डी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 7 8 9 और 10। तो 7 8 हम ले चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर क्या आएगा, 9 और 10। नाउ तो हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। नाउ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर हमको यूनियन अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है कि किस टाइप से हम इसको अप्लाई करते हैं। देन अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये मैंने 4 इसलिए पहले किया था ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए यूनियन। नाउ क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमको यहाँ पर भी क्या फाइंड करना है, जो सेट दिए उनका यूनियन फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 3 5 और y इक्वल टू 1 2 3। x इक्वल टू 1 3 5, देन y इक्वल टू 1 2 और 3। देन अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पर भी इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी यही है, x यूनियन y। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x के एलिमेंट ले लेते हैं हम, क्या क्या है, 1 3 और 5। देन y के एलिमेंट 1 ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 3 पे ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो ये हो गया x यूनियन y 1 3 5 2। देन सेकेंड देखते हैं, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स दे रखे हैं। a इक्वल टू हमको दिया हुआ है ए ई आई ओ और यू। देन b इक्वल टू हमको दिया हुआ है ए बी सी, ए बी और सी। देन इन दोनों का यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ और यू। ए के एलिमेंट सारे लिख लिए है। देन अब बी में कौन कौन से एलिमेंट इससे अलग हैं, एक तो आएगा बी और एक हो गया सी, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब जो थर्ड वाला दिख रहा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो आंसर होगा वो भी हमको सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना होगा, तो ही वो अच्छा होगा। वैसे हम इसे रोस्टर फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर हो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। ना सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। सेट ए क्या दिया हुआ है हमको, x such that x is a natural number and a multiple of 3। नेचुरल नंबर भी है और वो 3 के सारे मल्टीपल्स भी हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 3 6 9 12 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सारा नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, अगर यहाँ पर इंटीजर्स लिखा होता तो माइनस वाले भी इंक्लूड हो जाते, ठीक है। देन बी वाला सेट क्या है यहाँ पर, x such that x is a natural number less than 6।
यहाँ पर भी नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, वो भी लेस देन 6। तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फाइनेट तक। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। लेस देन 6 बोला तो 6 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे हम। तो सेट ए ये हो गया और सेट बी ये हो गया, ठीक है। देन अगर हमको इसका यूनियन करना है तो हम किस टाइप से करेंगे, ए यूनियन बी। तो अभी तक हम क्या करते आए, सबसे पहले हम ए के एलिमेंट पूरे लिख लेते थे और फिर हम क्या करते थे, बी के एलिमेंट लिखते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए के एलिमेंट तो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हम ए के एलिमेंट को तो यहाँ पर पहले लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इस बार बी के एलिमेंट को पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि 3 उसका मल्टीपल है। देन 4 और 5। देन यहाँ पर 3 6 9 12 और डॉट डॉट डॉट। देन अगर आपने इस टाइप से इसको लिखा और अगर हम इसी सेट को किसी सामने वाले को देकर पूछे कि भैया ये सेट में आगे नंबर्स कौन से आएंगे, तो वो इसको जल्दी से डिफाइन नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि आगे नंबर कौन से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो भी है। यहाँ पे गिनती चल रही है 1 2, फिर यहाँ पर डायरेक्ट 4 आ गया, 5 आ गया और फिर यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो गई है। तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पर आगे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर ये कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको इस टाइप से लिखें, ए यूनियन बी, देन ये 3 को अगर हम आगे लिख दें 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पर 6 9 और 12 करके डॉट 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 लगा देंगे, तब भी सामने वाला इसको नहीं समझ पाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर मल्टीपल्स किसके लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर 3 लिखा होगा तो उसको समझ में आएगा कि 3 के मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो उसको ये भी समझ में नहीं आएगा। तो जो हम रोस्टर फॉर्म में इसका यूनियन कर रहे हैं वो यहाँ पर हम क्लियर तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में ही डिफाइन करेंगे ताकि सामने वाला इसको क्लियर तरीके से समझ पाए, ठीक है। अगर ये रास्टर फॉर्म में सेटिंग से लिखा जाता तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन नहीं करते हैं। तो एक कारण ये भी है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कि हम इसको रास्टर फॉर्म में सेटिंग से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो उसको आंसर भी हमको सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस टाइप से लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। क्या है यहाँ पर एक्स, या तो वो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। ऐसा हमने देखा था डेफिनेशन में। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3 6 9 12 और इन्फाइनाइट जा रहे हैं। और बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। अब आपको पता है कि बी के एलिमेंट तो यहाँ पर फिक्स है और हम इसका यूनियन करेंगे 3 यहाँ से ए में चले जाएगा, तो यहाँ पर बी के एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, फिक्स वाले 1 2 4 और 5 ना। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर जो x था उसको तो हमने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया कि 1 2 4 5 होगा ही होगा, और क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकता है, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ताकि सामने वाला इसको आसानी से समझ जाए कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो कौन कौन से होंगे, या तो वो 1 2 4 5 होगा या वो 3 के मल्टीपल सारे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक कमी है, अगर हम इसको इसी टाइप से डिफाइन कराए तो उसको ये समझ में नहीं पड़ेगा कि जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि x यहाँ पर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हमें यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव मल्टीपल है, या फिर आप जोड़ के आओ कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से डिफाइन हो गया है, कोई भी सेट को देखकर इसको डिफाइन कर सकता है, ठीक है। एक सच दैट x 1 2 4 5 और पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। देन फोर्थ वाला देखते हैं हम इसका। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फोर्थ भी हमको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में। सेट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा और 6 से छोटा या 6 के बराबर। तो यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं किया है लेकिन 6 को इंक्लूड किया हुआ है। तो सेट क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। देन सेट बी क्या होगा, एक सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा और 10 से छोटा। देन यहाँ पर 6 को और 10 को दोनों को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 7 8 और 9। देन इन दोनों का हमको यूनियन करना है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं हम 2 3 4 और
5 6, देन बी के एलिमेंट 7 8 और 9। तो आप देख रहे हैं इसको हमने रोस्टर फॉर्म में ही डिफाइन किया है और इसको देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये सेट किस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे डॉट 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 नहीं लगा हुआ है। जैसे पहले सेट में हमको प्रॉब्लम आ रही थी कि आगे नंबर हम नहीं बता पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये सेट रोस्टर फॉर्म में डिफाइन हो गया। हमको दिया था सेट बिल्डर में और रोस्टर में हमने इसको डिफाइन कर दिया है। लेकिन आपके टीचर्स ये कहते हैं कि जो सेट बिल्डर में दिया हो उसको सेट बिल्डर में ही डिफाइन करना है। तो इसको हम किस टाइप से डिफाइन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स यहाँ पर नेचुरल नंबर को जो कि 2 या 2 से बड़े हो और 9 या 9 से छोटे हो। एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 2 या 2 से बड़ा और 9 या 9 से छोटा। आप यहाँ पर 1 और 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी राइट होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाना है। तो एक्स सच दैट एक्स क्या हो जाएगा? 2 या 2 से बड़ा, 9 या 9 से छोटा। जो और एक्स यहाँ पर किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नाउ इस टाइप से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं इसका 5th वाला। नाउ क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू 1 2 3। ए के एलिमेंट हमको दिए हैं 1 2 और 3। देन बी यहाँ पर क्या दे रखा है? एम्प्टी सेट। नाउ तो हमने इसको थोड़ी देर पहले ही देखा था, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो आंसर हमको वापस वही वाला सेट मिल जाता है। हमने देखा था ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू ए ही होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 1 2 3 का नल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो आपको वही सेट मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ही होगा, ठीक है, 1 2 3। देन क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में? लेट ए इक्वल टू ए बी देन बी इक्वल टू ए बी सी। तो सेट दे रखे हैं ए और बी। देन हमसे पूछा है क्या ए बी का सबसेट होगा? तो आपको पता है कि सबसेट हम किसको बोलते हैं? अगर ए के सारे एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट हो तो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए के एलिमेंट क्या क्या है? ए और बी के एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पर? ए बी और सी। तो यहाँ पर जो ए में एलिमेंट है ए बी वो बी में भी प्रेजेंट है, जो ए होगा वो बी का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। देन आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का। और आगे क्या पूछा है? व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा हमसे ये पूछा हुआ है, ए यूनियन बी। तो अगर हम ए यूनियन बी यहाँ पर फाइंड करें तो ए के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे? ए और बी, और हम उसका यूनियन किसके साथ कर रहे हैं? बी के साथ। तो बी में ऑलरेडी ए और बी तो आ ही गया है, और क्या बच गया यहाँ पर एक्स्ट्रा में? सी बच गया है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए बी सी। और आप देख रहे हैं कि ए बी सी यहाँ पर कौन सा सेट है? सेट बी है। तो जो ए यूनियन बी है वो क्या होगा? बी के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि जब कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, जैसे यहाँ पर सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालें ए और बी का तो वो बी के इक्वल होगा। इससे हमको ये सीखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तो अगर हम उसका यूनियन करेंगे तो वो बड़े वाले सेट के इक्वल होगा, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट है बी का। इस बार हमको सेट यहाँ पर डिफाइन करके नहीं दे रखे हैं, ठीक है। हमको डायरेक्ट बोला है कि ए और बी कोई सेट है, और किस टाइप के सेट है कि ए सबसेट है सेट बी का। तो हमको पूछा हुआ है देन व्हाट इज़ द ए यूनियन बी। तो अगर उसका यूनियन हम करेंगे तो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर सेट दिए हुए थे कि सेट ए बी है और सेट बी ए बी सी है। और किस टाइप के सेट है ये दोनों भी कि ए यहाँ पर सबसेट है सेट बी का, जैसा हमको यहाँ पर बोला हुआ है कि ए सबसेट होगा सेट बी का। तो ए यूनियन बी किसके बराबर आया था? बी के बराबर ही आया था, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तो अगर हम दोनों का यूनियन करेंगे तो वो बी के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए यूनियन बी बी के इक्वल ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये रिलेटेड है पिछले वाले क्वेश्चन से, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल इसका देखना हो तो मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए यहाँ पर 1 और 2,
देन एक सेट मैंने यहाँ पर बी ले लिया। किस टाइप से सेट लेना है हमको यहाँ पर कि सेट ए सेट बी का सबसेट हो, तो सेट बी हमको यहाँ पर बड़ा सेट लेना पड़ेगा ताकि सेट ए उसका सबसेट बन जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम मैंने दोनों सेट ऐसे लिए हैं कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन बी निकालूंगा तो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब कि वो हमेशा बी के इक्वल ही होगा, ठीक है। यही हमको पूछा है यहाँ पर कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तो उसका यूनियन क्या होगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 इंटरसेक्शन का दे रखा है, तो इसको हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।